नमस्कार विद्यार्थियों, 11वीं क्लास के अंदर हम आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अधिकार। हमने अधिकारों के बारे में बहुत कुछ इससे जानकारी अर्जित की है, लेकिन आज हमारा जो बिंदु होगा वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों का कितना कहाँ महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संविधान के तहत। अब देखो, संविधान निर्माताओं को क्या पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था कब 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र 1947 और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके समक्ष कई चुनौतियां थी। उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, एक ऐसे नए भारत का निर्माण करना था जिसके अंदर संविधान बनाना था, और संविधान बनाने के साथ साथ कि उसे जो यहाँ अनेक मजहब के जो लोग रहते हैं उनके अनुसार कानूनों को बनाना था। और पहले जो व्यवस्थाएं थी वो राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, ठीक है। अब राजतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के साथ साथ हमारे यहाँ पे उनमें चेंजेस करके लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाए, इस तरीके के यहाँ पे संविधान का निर्माण करना था। तो कई ऐसी चुनौतियां थी जिसमें नागरिकों में समानता लाना था। सबसे प्रमुख चुनौती थी नागरिकों में समानता लाना। नागरिकों में समानता लाना मतलब असमानता यहाँ पे विद्यमान थी। जिस तरीके से वर्तमान में SC, ST, OBC, जनरल, इस तरीके से जाति वर्ग भेद विद्यमान थे, उन वर्ग भेद को मिटाते हुए संविधान के दायरे में लेके सबको एक समान रखना था। ये प्रमुख चुनौती थी, ठीक है। और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती। और दूसरी चुनौती थी हमारे समक्ष सभी का कल्याण, सभी का कल्याण हो, कल्याण करना। ये सबसे प्रमुख चुनौती के अंतर्गत देखी जाती है, क्योंकि इसके अंदर सभी व्यक्तियों को क्या है, समानता का अधिकार दिलाते हुए सभी व्यक्तियों के समक्ष सभी व्यक्ति क्या रहे, एक दूसरे के प्रति समान भाव से रहे, और सभी का उसके अंदर क्या है, कल्याण समाहित। तो ये नहीं कि केवल जिन लोगों की अत्यधिक जान पहचान हो या फिर जो उच्च वर्ग से संबंधित हो उन्हीं व्यक्तियों तक यानी उन्हीं व्यक्तियों को फायदा पहुंचे, ऐसा नहीं होगे। जो भी भारत के नागरिक हैं उन सभी को समानता का अधिकार देते हुए सभी का कल्याण करना आवश्यक था। ये प्रमुख चुनौतियां हमारे समक्ष खड़ी हुई थी, ठीक है। अब इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब सभी समस्याओं का अंत करने के लिए कुछ चुनौतियां थी, और चुनौतियों के अंत के लिए मतलब नीति निर्देशक तत्वों की आवश्यकता, मतलब एक ऐसे नियमों की आवश्यकता थी, एक ऐसे तत्वों की आवश्यकता थी जिससे व्यक्ति अपना क्या कर सके, संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए कल्याण का मार्ग अपना सके। नीति निर्देशक तत्वों की तो हमें आवश्यकता हो रही थी, लेकिन नीति निर्देशक तत्व इस कदर बनाने थे जिससे कि जो भी नई गवर्नमेंट बने, जो भी नई सरकार बने, उन नई सरकारों के अधीन नहीं रहे। यानी भारतीय नागरिक किसके अधीन नहीं रहे, नई सरकारों के अधीन नहीं रहे। मतलब नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। इस तरीके का संविधान रचा गया था उस समय, और संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, मतलब कुछ निर्देशक तत्व तो इसके अंदर सम्मिलित किए गए, लिखे गए, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई थी। मतलब उनको न्यायालय के माध्यम से यानी कानूनी रूप से उनको मान्यता नहीं दी गई।
तो सबसे बड़ी चुनौती कि उनको नीति निर्देशक तत्वों को किसके आधार पर लागू करना था, न्यायालय के माध्यम से उन्हें लागू करना था, जिससे क्या है कि उनको मान्यता मिल जाए। और जो न्यायालय के माध्यम से जो भी नियम कानून कायदे लागू होंगे तो व्यक्ति उनका क्या करेगा, उनका आज्ञा से उनका कहने का मतलब उनका पालन करेगा। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना था। सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती, मतलब सरकार किसी भी निर्देश को क्या नहीं करती है, लागू नहीं करती। न्यायालय में जाकर ये मांग नहीं कर सकते, और न्यायालय के अंदर जब तक सरकार किसी निर्देश को अगर लागू नहीं करती तब तक न्यायालय के अंदर जाके व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, उस निर्देश के लिए मांग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस तरीके की बाध्यता थी। अब लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे, मतलब नीति निर्देशक तत्व तो है लेकिन उनको लागू करवाने के लिए सरकार को न्यायालय को आदेश देना भी आवश्यक था। जब न्यायालय आदेश देता कि फला काम इस तरीके से तुम्हें करना है, ये न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश है, अगर उसकी पालना नहीं की जाएगी तो वो एक उल्लंघन होगा, और उल्लंघन कैसा होगा, एक कानूनी उल्लंघन होगा, जो कि न्यायालय के द्वारा कही गई बात सभी को क्या करनी पड़ती है, उसका अनुसरण करना होता है, सभी को मानना होता है। ठीक है, अब संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, यानी संविधान का एक ऐसा भी हिस्सा था जो कि नीति निर्देशक तत्व के रूप में। अब नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान का जो हिस्सा था उसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, न्यायपालिका के द्वारा ही इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं, इसके पीछे कुछ कारण है कि निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, निर्देशक तत्वों के पीछे सबसे बड़ी शक्ति कौन सी बताइए, नैतिक शक्ति बताइए, और सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले, मतलब एक ऐसी नैतिक शक्ति किसके माध्यम से, नैतिक शक्ति के द्वारा लागू करना, मतलब नैतिक जिम्मेदारी थी। ठीक है, और सरकार को बाध्य होना था, सरकार को प्रतिबंधित होकर या बाध्य होकर निर्देशक क्या करना था, लागू, यानी उसकी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, मतलब उसका ये नैतिक उत्तरदायित्व बनता है सरकार का कि वो लोगों के लिए निर्देशक लागू करे, मतलब इस तरीके की नीति निर्माण संबंधी कार्य लागू करे जिससे व्यक्ति अपना क्या कर सके, चारों ओर से अपना विकास कर सके। तो ऐसी नीतियों का निर्धारण करना आवश्यक था। तो सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से लेते हुए इनको लागू करे, और संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची भी रखी गई, एक ऐसी निर्देशक सूची का निर्माण भी किया गया जो उसी सूची को राज्य के निर्देशक तत्व करते हैं, मतलब उसी सूची को क्या है कि राज्य के जो निर्देशक तत्व है जिसको लागू करते हैं वो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार के द्वारा ही उन्हें लागू किया जाता है। ठीक है, अब नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्व नेक्स्ट बिंदु है नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि क्या बताया गया नीति निर्देशक तत्व, जिसमें पहला बिंदु है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। मतलब नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य और उद्देश्य दोनों है और एक समाज के निर्माण के लिए इन दोनों की आवश्यकता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व क्या है के अंदर पहला बिंदु क्या बताता है कि लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, लक्ष्य और उद्देश्य को हमें किसके लिए स्वीकार करना चाहिए, एक समाज के लिए स्वीकार करना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि ये अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, ये अधिकार भी है, मतलब नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार माने हैं। लोगों ने इनको अधिकारों की दृष्टि से भी देखा है, निर्देशक तत्वों को किस रूप में देखा है, अधिकारों की दृष्टि से देखा है कि नीति निर्देशक तत्व भी एक अधिकार है जिन्हें न्यायालय के द्वारा क्या होने चाहिए,
लागू होने चाहिए, लोगों को इनको सहर्ष स्वीकार भी करना चाहिए। यानी मौलिक अधिकारों के अलावा ये अधिकार है जिन्हें मानना चाहिए, और नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। मतलब जो ऐसी नीतियां हैं, नीति निर्देशक तत्व की जो ये नीतियां हैं, वो नीतियां किनके द्वारा स्वीकार करनी चाहिए? सरकार के द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व को लागू करवाने के लिए सरकार को बाध्यकारी होना चाहिए, और ये न्यायालय का एक आदेश है जिसे सभी को स्वीकार करना होता है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत देखो कि नीति निर्देशक तत्वों को देखने से हमें यह आभास होता है, हमें ये जानकारी होती है कि संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। मतलब संविधान निर्माताओं ने जब भारत में संविधान का निर्माण किया था, उन्होंने कल्पना की थी कि मेरा भारत इस तरीके का हो, मेरे भारत के अंदर ऐसे नियम हो कि मेरे भारत के अंदर नागरिकों को इस तरीके से अधिकार प्राप्त हो, इस तरीके से उनके लिए नीतियों का निर्धारण करें कि एक समृद्ध भारत हो। यानी मेरी जो कल्पना है भारत के प्रति, वो कल्पनाओं का भारत एक सजीव रूप लेके मेरे सामने होना चाहिए। तो इस तरीके की जो कल्पनाएं की गई थी, वो कल्पनाओं को सजीव रूप देने का काम कौन कर रहा था? नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व किस रूप में कार्य कर रहे थे? जिसमें कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था, वो किन के द्वारा किया गया था? नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने का प्रथम प्रयास। अब प्रथम प्रयास जो किया गया था, ये बना तो दिए गए थे नियम, लेकिन इन नियमों को लागू करवाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे, किन किन संस्थाओं का इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा था, वो संस्थाएं कौन सी थी? जिसमें देखो सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून। सबसे पहला क्या था? जमींदारी सबसे पहला था जमींदारी उन्मूलन कानून। जो जमींदारी जो प्रथाएं थी, राजा महाराजाओं के पास में जो जमीनें हुआ करती थी, अब वो जमीनें किनके पास में होनी चाहिए थी? किसानों के पास में होनी चाहिए, क्योंकि कृषि करने वाले लोग हैं, उन्हीं के पास में जमीनें होनी चाहिए थी। तो इसके लिए जमींदारी उन्मूलन का जो कानून है वो भी बनाया गया कि एक व्यक्ति के पास में बहुत सी जमीन हो और लोग उसके पास में जाके काम करें और बदले में उसको लगान वगैरह भी दे। तो जमींदारी उन्मूलन के लिए एक कानून की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो नीति निर्देशक लागू करवाने के अंदर इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मतलब बैंकों का क्या करना था? राष्ट्रीयकरण करना था, जिसके अंदर सभी का उसके अंदर योगदान हो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण की जो सर्वप्रमुख बात जो हमारे सामने आती है, वो सबसे पहले रूस के अंदर, मतलब रूस के अंदर जो क्रांति की गई थी व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, वहां पे जो है अप्रैल 30 की जो नीतियां बनाई गई थी 1917 के अंदर, तो लेनिन के द्वारा है बोल्शेविक पार्टी के द्वारा ये अप्रैल 30 के अंदर बैंकों को सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था वहां पे, और जमींदारी जो प्रथा थी उसका उन्मूलन किया गया था। वही चीजें भारत के अंदर इन निर्देशक तत्वों के माध्यम से यहाँ पे लागू करना था, क्योंकि वहां ये घटनाएं 1917 में हुई थी, और हमारे ये घटनाओं जो इनको चेंज करना था, इनमें जो अंजाम दिया जा रहा था, वो 1947 की घटनाएं थी। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, फैक्ट्रियों के लिए क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, फैक्ट्री अधिनियम। तो फैक्ट्री अधिनियम भी बनाना आवश्यकता, फैक्ट्री के लिए भी कानून होना आवश्यकता कि कितने मजदूर काम करेंगे और उनकी पगार क्या होगी, कितने घंटे तक वो काम करेंगे। तो इस तरीके की व्यू तैयार करना था। और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, व्यक्तियों की मजदूरी भी क्या होनी चाहिए? मजदूरी निर्धारण, और मजदूरी किस रूप में होनी चाहिए कि न्यूनतम कम से कम इतने घंटे अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए इतनी उसको मजदूरी मिलना आवश्यकता, उससे कम मजदूरी नहीं, चाहे वो काम करे या नहीं करे।
तो वो मजदूरी तो उसे मिलना आवश्यक था। तो ऐसे नियमों की उस वक्त हमें आवश्यकता महसूस हो रही थी, और जो है जिसमें कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा था, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन, मतलब जो पिछड़ी जो जातियां थी जिसमें एससी और एसटी वर्ग के जो लोग थे पिछड़े हुए थे, मतलब इनका कोई निरुद्देश्य इनकी जिंदगी हुआ करती थी, तो इन लोगों को अगड़ों की श्रेणी के अंदर लाने के लिए, पिछड़े हुए लोगों को अगड़ों की श्रेणी के अंदर लाने के लिए इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उनका उन्नयन किया गया था, उनकी उन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, और इन्हीं प्रयासों के साथ में नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का जो प्रयास किया जा रहा था, एक और नीति इसके अंदर सम्मिलित की गई थी, वो था शिक्षा का अधिकार। इसी के साथ साथ शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित करना था, शिक्षा का अधिकार भी लागू करना था, जिससे क्या है कि जो पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षा अर्जित करके अपने ज्ञान को विकसित करके अगलों की श्रेणी के अंतर्गत क्या है कि ये सम्मिलित हो जाए। और पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू, और पूरे देश के अंदर क्या लागू करना था, पंचायती राज व्यवस्था। और पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे यहाँ पे 1973 और 1974 यानी 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर लागू की गई थी। और सर्वप्रथम इसका जो उद्घाटन किया गया था भारत के अंदर 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से इसकी शुरुआत भारत के अंदर की गई थी। और संपूर्ण देश में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के नाम से एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो यानी चुनाव जो है, चुनाव के स्तर कितने स्तर हो गए, 3, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चुनाव होते हैं जैसे शहरों के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, और वही ग्रामीण स्तर की बात की जाए तो ग्राम पंचायत जिसमें पंच सरपंच के जो चुनाव होते हैं, इस तरीके की व्यवस्थाएं पंचायती राज के अधीन आने लगी है। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं लागू की जाने लगेगी। ठीक है, अब रोजगार गारंटी योजना, अब नीति निर्देशक तत्वों में रोजगार गारंटी योजना, अब लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और स्कूली बच्चों को उनको दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना, ये भी नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सम्मिलित किया गया था। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के अंदर ये जो महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए थे, महत्वपूर्ण जो अधिनियम बनाए गए थे, कानून बनाए गए थे, इनके माध्यम से नीति निर्देशक तत्व क्या है कि लागू किए जाते हैं। तो नीति निर्देशक जो तत्व है क्या है, इनके माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु होगा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। अब नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व और उनका संबंध, मौलिक अधिकार इनका संबंध किस तरीके से है और किस तरीके से इनको लागू किया गया था। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। अब इनमें संबंध किस वजह से स्थापित किए जा रहे थे, देखो इसी के अंतर्गत कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाता है। मतलब एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तो एक दूसरे के ये पूरक के रूप में देखे जाते हैं। कौन कौन से, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, दोनों के मध्य क्या होता है, क्या संबंध स्थापित किया गया। अब किस रूप में स्थापित किया गया है कि मौलिक अधिकार जो कि सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं, मौलिक अधिकार सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध
अब सरकार के कार्यों पे मौलिक अधिकार किस तरह से प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि सरकार जो भी सत्ता के अंदर है वो अपनी मनमर्जी से कोई सा भी कानून बना सकती है। अब उनको प्रतिबंधित यानी उनको रोकने के लिए मौलिक अधिकारों का हम क्या ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, पुलिस है। अब किसी भी व्यक्ति को चाहे वो गिरफ्तार कर सकती, पावर है, वर्दी का पावर है, लेकिन हम वहां अधिकारों का हवाला देंगे तो उस जगह हमारे क्या आ रहे हैं, काम में अधिकार काम में आ रहे हैं। तो सरकार के जो भी कार्य है उन कार्यों के अंदर मौलिक अधिकारों से हम क्या पा सकते हैं, संरक्षण सुरक्षा पा सकते हैं। तो सरकार के जो कार्य उनको प्रतिबंधित करती है, उनको रोकती है, और रोकने का कार्य मौलिक अधिकारों के द्वारा ही किया जाता है। नीति निर्देशक तत्व ये कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन इसके विपरीत है। नीति निर्देशक तत्व क्या कह रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व कार्यों को करने की प्रेरणा मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, जो नीतियां निर्धारित की जा रही है वो जनहितकारी नीतियां हैं। मतलब जनहितकारी नीतियों को संरक्षण देने का काम नीति निर्देशक तत्व करते हैं। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्वों का यह महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मौलिक अधिकार जो कि सरकार के कार्यों को क्या करते हैं, प्रतिबंधित कर रहे हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य के बारे में क्या बताया गया है। नंबर 1 पहला उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कि लोगों का कल्याण करना। सबसे प्रमुख बात क्या बताएगी इसमें, लोगों का कल्याण, यानी लोगों को अधिक से अधिक क्या पहुंचाना है, सहायता पहुंचाना। ऐसी योजनाओं का संचालित करना जिससे व्यक्ति क्या कर सके, अपना विकास कर पाए। सामाजिक आर्थिक राजनीति प्रत्येक तरीका का अगर विकास करना है तो नीति निर्देशक तत्वों का होना आवश्यक है, क्योंकि सरकार रोजगार दे रही है तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सम्मिलित है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति है, मान लो गरीब तबके का हो या फिर बिल्कुल पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहीं पे काम करने के लिए जाता है और उसका अगर शोषण किया जा रहा है वहां पे, अगर उसको न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है तो सरकार ने नीतियां बना दी इसके लिए कि इसको 172 या 72 रुपए जो भी है न्यूनतम मजदूरी वो तो उसे देनी ही देनी है। अगर उसकी क्षमता अत्यधिक है, अच्छा कार्य करने के अंदर वो दक्ष है, तो वो मजदूरी उसमें बढ़ा के दी जा सकती है। मतलब न्यूनतम मजदूरी तो उसे प्राप्त होनी ही चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मतलब लोगों का कल्याण किस तरीके से किया जाता है नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदि के आधार पे व्यक्तियों को प्रोटेक्शन देना, उनको सुरक्षा देना। ठीक है, और फिर जीवन स्तर ऊंचा उठाना, अगला बिंदु हमारा उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा है जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जीवन स्तर को ऊंचा, अब जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से क्या तात्पर्य कि लोगों के लिए ऐसी नीतियों का निर्धारण करे सरकार जो कल्याणकारी हो और व्यक्ति उनसे समृद्धि प्राप्त करके अपने जीवन स्तर को अच्छे से सुधरेगा। अब इसके लिए सरकार आए दिन नई नई योजनाओं का संचालन कर रही है, नए नए उसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो वो व्यक्ति नया नया काम धंधा करके या नए नए यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह बना के उनकी सेलिंग वगैरह करके उससे अधिक अर्थ उपार्जन करके अपने जीवन स्तर को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। ठीक है, और संसाधनों का समान वितरण, जिसमें जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या बताया गया है, संसाधनों का समान वितरण। समान वितरण से अभिप्राय है कि लोगों को अधिक से अधिक समान रूप से उसे अवसर मिलना चाहिए जिससे वो अपनी आर्थिक प्रगति कर पाए, सामाजिक प्रगति कर पाए। ये नहीं कि एक अमीर व्यक्ति अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं।
समान वितरण से अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को चहुं ओर से अपना विकास करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसी सुविधाएं, अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा प्रवीण है काम करने के अंदर, लेकिन वो एक वजह से रुक रहा है, सबसे बड़ी बात है पैसा। अगर उस व्यक्ति को अगर सहज रूप से बैंक के द्वारा अगर ऋण उपलब्ध करवा दिया जाए तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, वह व्यक्ति भी अपनी दक्षता को दिखा सकता है। तो ऐसी ही कई योजनाएं जैसे PMKY चल रही है, प्रधानमंत्री जो योजना चल रही, कौशल विकास की जो योजना चल रही, अब कितना ही अच्छा बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति हो या अच्छा कंप्यूटर का जानकार व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसे आयाम नहीं मिल पाएंगे, उसको मुकाम हासिल नहीं हो पाएगा, तो उसकी जो क्वालिटी है या कला है उसका कोई औचित्य नहीं। उसका औचित्य या सार्थकता कब है, जब उसे सरकार अच्छे से उसको सुरक्षा प्रदान करके उसका सहयोग करे। ठीक है, उद्देश्य के अंतर्गत फिर तीसरा जो उद्देश्य है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। नीति निर्देशक तत्वों में तीसरा जो उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति स्थापित हो, जब मान लो किसी देश के दुश्मन ही नहीं होंगे तो उसका एक ही जगह फोकस रहेगा, और वो फोकस रहेगा कि आर्थिक विकास करना है, मेरे देश को समृद्ध बनाना, और समृद्ध बनाने के लिए वो पूरा ध्यान उधर ही केंद्रित करेगा और उस ओर केंद्रित करके अधिक से अधिक विकास की राह उपलब्ध करवाएगा अपने देश के लिए। और एक ऐसा देश जिसके चारों ओर दुश्मन का साया हो, तो जो पैसा उसे विकास पे खर्च करना है वो पैसा किस ओर खर्च करना पड़ेगा, उसे सुरक्षा के लिए खर्च करना पड़ेगा। अब सुरक्षा पे करोड़ों रुपए उसने खर्च कर दिए तो क्या यहाँ पे विकास हो पाएगा? किस तरीके से व्यक्ति अपनी आर्थिक विकास कर पाएंगे? तो सब कुछ पैसा तो कहाँ जा रहा है, सुरक्षा के लिहाज से जा रहा है। तो इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी क्या होनी चाहिए, शांति और सुरक्षा स्थापित होनी चाहिए। फिर नीतियां, अब नीतियां कौन सी है, नीतियां किस तरीके से बनाई जाती, उद्देश्य के पश्चात है नीतियां। नीतियों के अंतर्गत क्या बताया गया है, देखो नीतियों के अंतर्गत ये बताया गया है कि समान नागरिक संहिता क्या लागू करना है, समान नागरिक संहिता, मतलब सभी व्यक्ति जो भारतीय है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मतलब वो क्या है, भारत के लिए समान है। तो समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, जो है सभी के लिए एक से कानून होने चाहिए। तो जब तक ये सिविल कोड नहीं होगा, जब तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, वह राष्ट्र कतई प्रगति नहीं कर सकता। और प्रगति के अंदर बाधा है तो समान नागरिकता, समान नागरिकता अगर हासिल नहीं है तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, वो राष्ट्र कतई विकास नहीं कर सकता। तो समान नागरिकता का होना आवश्यक है। मद्य निषेध, जहां नशेड़ी लोग कम होंगे, जहां नशे का प्रभाव कम होगा, तो वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। कई ऐसे राष्ट्र दुनिया के अंदर जहां नशे का सबसे ज्यादा बोलबाला होता है, लोग काम नहीं करेंगे, सुबह शाम उनको फिर नशा चाहिए, तो वो व्यक्ति भी राष्ट्र के लिए क्या है कि राष्ट्र के अंदर विकास के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लोग भी क्या है, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, विकास की जो राह है उसको भी और भी क्या करते हैं, मुश्किल में डाल देते हैं। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, जितने छोटे स्तर पे उद्योग होंगे तो सभी लोगों को अधिक से अधिक क्या होगा, रोजगार प्राप्त होगा। अब जो व्यक्ति काम में संलग्न रहता है वो व्यक्ति क्या करेगा, राष्ट्र की समृद्धि के अंदर अपना योगदान देगा। अगर पहले भारत सोने की चिड़िया अगर कहलाता था, रीजन इसका यही है सबसे प्रमुख, क्योंकि उस समय घरेलू उद्योग धंधे समृद्ध थे, सभी लोगों के पास में रोजगार था। और जहां रोजगार नहीं होता वो लोग क्या करेंगे, वो चोरियां करेंगे, डकैती करेंगे, इधर के इधर फालतू काम के अंदर दिलचस्पी लेंगे। अगर रोजगार प्राप्त व्यक्ति होगा तो वो दिन भर काम के अंदर संलग्न रहेगा, तो उसमें खुद की आर्थिक उन्नति करेगा, और उसकी आर्थिक उन्नति में यानी प्रति व्यक्ति आय सुधरेगी, तो इससे राष्ट्रीय आय के अंदर भी क्या होगी, उन्नति होगी, राष्ट्रीय आय के अंदर भी सहायता प्राप्त होगी। उपयोगी वस्तुओं को उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक। जो उपयोगी जो पशु है जिनसे हमें फायदा होता हो, जैसे कई ऐसे जंगली जानवर हैं, शेर है, चीते हैं, ठीक है,
हाथी वगैरह, ये क्या है, इनको देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं। जहां ये चीजें नहीं है वहां से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो इससे किस चीज को बढ़ावा मिल रहा है? इसके पीछे भी आर्थिक रहस्य छुपा रहा है। वह आर्थिक रहस्य है जिसके अंदर हम आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। जिससे आर्थिक प्रगति किससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोग आएंगे चिड़ियाघर के अंदर घूम के जाएंगे, तो इससे क्या है कि जो भी उनका टिकट वगैरह जो लगेगा वो पैसा कहाँ जा रहा है, राष्ट्र की समृद्धि के अंदर वहां पे कार्य कर रहा, वहां उसका पैसा काम में आएगा। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, जब तक जीरो स्तर से अगर सुधार नहीं किया जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पे अगर समृद्धि नहीं की जाएगी, गांव का विकास नहीं किया जाएगा, तब तक क्या नहीं हो सकता, वह राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। वो राष्ट्र प्रगति तभी कर सकता है जब किसान समृद्ध होगा। समृद्ध किसान देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के अंदर अपना योगदान देता है। तो इस तरीके से क्या है कि ग्रामीण स्तर पे भी लोगों को अधिक से अधिक क्या देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। ठीक है, आज के लिए जो ये बिंदु पढ़े हैं उनका अच्छे से आपको अध्ययन करना है, और जो नेक्स्ट जो इसके जो बिंदु है उनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।